नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मेरे साथ इस वक्त मुज़म्मिल साहब मौजूद हैं, मुझे कहते हैं अली वारसी। और आज हम इनके साथ 2-3 बड़े टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो ये है कि हमें ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने जो है वो गो अहेड दे दिया है। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को कल कोई तकरीबन 2.5 घंटे की मुलाकात हुई थी इन लोगों की खान साहब के साथ। और मुलाकात के बाद जो है वो ये कहा गया है कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की इजाज़त दे दी है। अब वो पीछे हट रहे हैं, उनकी मिन्नतें की जा रही हैं या क्या हुआ है, लेकिन मुज़म्मिल साहब का कहना है कि मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो मुज़म्मिल साहब बताइएगा क्या हुआ? वालेकुम सलाम वारसी साहब, आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। ईद की छुट्टियों में आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, अब क्या आपने भी लंबी ईद की छुट्टियां मनाई हैं और साथ में मेरी भी छुट्टियां कर दी हैं, हालांकि मैं ईद की छुट्टियों के हक़ में नहीं था। अब सूरत हाल ये है कि आप देखें ना, ईद पे मुलाकातें हो गई इमरान खान की और हम छुट्टी पे थे। सूरत हाल ये है कि आपने कहा कि वो इमरान खान ने ख़बरें आई हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का गो अहेड दे दिया। भाई, कब इमरान खान ने कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है? मेरा मतलब है, वो तो कहते ही हैं कि हमने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करनी है। वो कहते हैं ताकत है ही पिंडी के पास, तो पिंडी से बात करेंगे। तो ऐसा कब कहा इमरान खान ने कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, जिसके एवज़ में इमरान खान को मनाना पड़ गया कि आप कर लें? मंतक समझाएं मुझे। कोई एक दिन, एक लम्हा मुझे बताएं जब इमरान खान ने ये कहा हो कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार नहीं, नहीं। वो तो यही कहते हैं हमेशा। अच्छा, तो फिर ये तो कोई खबर ना हुई कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करने पर आमादगी का इज़हार कर दिया है। हुँ। सवाल ये है कि इमरान खान तो पिछले जब से वज़ारत उज़्मा से निकले हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करके दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। मसला एस्टेब्लिशमेंट का है जो उनके साथ बात नहीं करना चाहती। हुँ। वो ख़त लिखते हैं तो आसिम मुनीर साहब कह देते हैं मैं वज़ीर-ए-आज़म को भेज दूँगा। डीजीआईएसपीआर से सवाल होता है, वो कहते हैं जाके हुकूमत से बात करें, हमने बात नहीं करनी। तो टेक्निकल बात ये है कि जो लोग भी ये कह रहे हैं कि खान ने आमादगी इज़हार कर दी, वो ये मुझे समझा दें कि खान ने इनकार कब किया था कि मैंने हुँ। एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी? कौन-सा ऐसा लम्हा था जब इमरान खान ने कहा मैं आसिम मुनीर से बात नहीं करूँगा? कोई ऐसा लम्हा नहीं। तो ये फिर क्या करने गए थे वहाँ? अच्छा हाँ, ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि ये जो ईद पर 2 मुलाकातें हुई, ये क्या क्यों हुई? पहली बात तो आप ये समझें कि ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हुई। हुँ। ये जो लोग मिले हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से इमरान खान को मिले हैं ना। हुँ। तो इसका मतलब कहीं न कहीं एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा इसमें शामिल था। अब वो एजेंडा ये नहीं था कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मैं इमरान खान से बात कर लूँ। हुँ। मतलब यहाँ एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करना चाहती है, उसके लिए ईद वाले दिन मुलाकातें कराने की ज़रूरत नहीं है, टरू वाले दिन, मरू वाले दिन। देखिए, इस वक़्त केपी के अंदर एक लड़ाई चल रही है। जब 26 नवंबर को बुशरा बीबी डी चौक से भागी थीं, तो वो स्पीकर केपी असेंबली बाबर सलीम सवाती के घर मानसहरा गई थी। उसके बाद वो जितने दिन रहीं, वो वहाँ पे बाबर सलीम सवाती को नेक्स्ट वज़ीर आला कहती रहीं। जो लोग केपी को जानते हैं, जो केपी की सियासत पर जिनकी नज़र है, वो आपको बताएँगे कि केपी के अरकान असेंबली ने बाबर सलीम सवाती को चीफ मिनिस्टर साहब कहना शुरू कर दिया था और बुशरा बीबी उनको चीफ मिनिस्टर के लिए टिप कर रही थी, क्योंकि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के इख्तलाफात हो गए थे। अब सूरत हाल ये है कि इसी चक्कर में अली अमीन गंडापुर से पहले सदारत छीनी गई और जुनैद अकबर साहब को सदर बनाया गया। जुनैद अकबर साहब और बाबर सलीम सवाती साहब इकट्ठे हैं, अली अमीन गंडापुर उनके खिलाफ है। अब जो ईद पर ट्रैक टू डिप्लोमेसी हुई है, देखें बाबर सलीम सवाती का मानसहरे में सबसे बड़ा मुखालिफ आजम सवाती है। हैं दोनों सवाती, लेकिन उनमें इख्तलाफ ईंट कुत्ते का है। हुँ। तो पहले आजम सवाती को लॉन्च किया गया टरू वाले दिन, वो इमरान खान को मिले और उन्होंने बाबर सलीम सवाती और जुनैद अकबर की शिकायतें लगाई। और आपको एक अखबार में जो रोज़नामा एक्सप्रेस है, उसमें ये सुपर लीड मिलेगी भी कि इमरान खान ने बाबर सलीम सवाती को हटाने का या मुस्ताफ़ी होने का कह दिया। और ये आज़म सवाती साहब ने बाहर निकल के कहा है, आपको ये शॉट भी मिल जाएगा आज़म सवाती का, कि बाबर सलीम सवाती को हटाने का फैसला हो गया है या उनको हटाने के लिए कह दिया गया है। अगले दिन जो गंडापुर साहब मिले हैं, वो भी बाबर सलीम सवाती को हटवाने के लिए मिले हैं। हुँ। और वो भी चाहते हैं कि बाबर सलीम सवाती की स्पीकरशिप से भी छुट्टी करा दी जाए, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहा था, इसको भगा दिया जाए। ये वही बात है जो तैमूर झगड़ा साहब के साथ किया गया है। इमरान खान साहब ने तैमूर झगड़ा पे हाथ रखा, उन पर करप्शन के केसेस खोल दिए गए।
तो टेक्निकली अली अमीन गंडापुर साहब ऐसा कोई बंदा नहीं पसंद करते जो इमरान खान साहब लॉन्च करें, चूँकि बाबर सलीम सवाती को भी बुशरा बीबी ने लॉन्च किया, लिहाजा वो चाहते हैं कि बाबर सलीम सवाती की छुट्टी करा दी जाए। अब आप ये कहेंगे कि ऐसी सूरत हाल में इमरान खान गंडापुर की छुट्टी कराएंगे या बाबर सलीम सवाती की? जितना इमरान खान की सियासत को मैं समझता हूँ, वो अपनी पार्टी में डिवाइड एंड रूल के कायल है। वो कहते हैं लड़ाओ, तकसीम करो और इंजॉय करो। मुझे ये लगता है कि इस लड़ाई को भी वो इंजॉय करेंगे और डिवाइड करेंगे और रूल करेंगे। उनका ख्याल होगा कि गंडापुर सवाती से डरता रहेगा, सवाती गंडापुर से डरता रहेगा और दोनों मेरे पास आते रहेंगे। लिहाजा जब तक तो मैं अंदर हूँ, मुझे पार्टी में किसी को इतना मजबूत नहीं होने देना कि वो मुझे चैलेंज कर सके। लिहाजा गंडापुर के सर पे बाबर सलीम सवाती बिठाई रखो और बाबर सलीम सवाती के सर पे गंडापुर बिठाई रखो। तो टेक्निकली जो ईद पे ट्रैक 2 हुआ है, वो पहले बाबर सलीम सवाती ने गंडापुर को हटवाने की भरपूर कोशिश की है। गंडापुर ने वो टाइम गुजार लिया है। अब गंडापुर ने हमला किया है बाबर सलीम सवाती को हटवाने से। आप बेचारी इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम ना करें, उसका इस सारे मामले में कोई लेना देना नहीं। उनकी हमदर्दियां ज़रूर गंडापुर के साथ हैं। वो भी इस लड़ाई को उतना ही इंजॉय कर रहे हैं जितना इमरान खान इंजॉय कर रहे हैं। देखें, इमरान खान की भी पॉलिसी है कि पीटीआई को डिवाइड एंड रूल, तकसीम करके रखो और इंजॉय करो। पीटीआई की भी और एस्टेब्लिशमेंट की भी यही पॉलिसी है कि पीटीआई डिवाइड एंड रूल। दोनों की एक ही पॉलिसी है, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के हवाले से एक ही पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं, वो है डिवाइड एंड रूल। खान को भी यही सूट करता है, एस्टेब्लिशमेंट को भी यही सूट करता है। तो सर इस सूरत में तो उन दोनों को अगर एक दूसरे के सर पर सवार रखना है तो एक को चीफ मिनिस्टर और एक को स्पीकर बरकरार रखना चाहिए। तो अब ये जो खबरें आ रही हैं कि उनको इस्तीफा देने का जो है वो कह दिया गया, आपको लगता है वो इस्तीफा देंगे या उनसे वाकईतन इस्तीफा तलब करना ही मकसद था, या ये सिर्फ एक खबर आई है लेकिन इस्तीफा असल में लिया नहीं जाएगा? देखिए, ये आजम सवाती ने कहा है ना, वो कहेंगे। देखिए, शेर अफजल मरवत क्या कहता है, जब तक खान मुझे खुद नहीं कहेगा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। बाबर सवाती साहब भी कहेंगे जब तक खान मुझे खुद नहीं कहेगा मैं आजम सवाती के कहने पर इस्तीफा क्यों दूं। जैसे गंडापुर कहते हैं कि खान साहब तक तो गलत बातें पहुंचाई जाती हैं, तो उनके साथ तो पैगाम ही गलत पहुंचता है, तो लिहाजा उनका फैसला भी गलत होता है। जब तक उन तक सही बात नहीं पहुंचेगी तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो अभी खान के देखें ना, खान बेचारा तो इस वक्त तैमूर झगड़ा को वजीर नहीं बनवा सका। आप मेरी बात समझें, मिसाल यूसुफजई को नहीं बचा सके। तो इस वक्त केपी में खान साहब की रेट भी उतनी है जितनी, मेरा मतलब है, मेरी और आपकी अपने घर में होती है। वो सारा कुछ खान साहब की मर्जी से नहीं हो रहा। गंडापुर भी अपनी मर्जी कर रहा है, बाकी लोग भी अपनी मर्जी कर रहे हैं, जुनेद अकबर भी अपनी मर्जी कर रहा है, सब अपनी मर्जी कर रहे हैं। असद कैसर साहब लंदन चले गए हैं। तो आप जरा इंजॉय करें सूरत हाल। सही हो गया। तो फिर सर मैं एंजॉय करने के हवाले से मुझे याद है कि ये फिर खबर तो इसका मतलब है कि गलत निकल आई कि मुज़ाकरात हो रहे हैं कोई हाँ, एस्टेब्लिशमेंट के नहीं, साथ। अच्छा, सीरियस मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं? नहीं, मैं वही आपसे सवाल करने लगा हूँ कि ये कोई अमेरिका से कुछ डॉक्टर थे जो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, उनके भी मुज़ाकरात के बारे में यही कहा जा रहा था कि वो तो फेल हो गए क्योंकि उनके पीछे ही कुछ लोग पड़ गए, उनकी अपनी पार्टी के। वहाँ पर भी लड़ाई हो रही है, केपी में भी हो रही है, फॉरेन जो उनकी बाहर की जो चैप्टर है उसमें भी लड़ाई हो रही है। तो इतना डिवाइड एंड रूल करके ये तो अच्छा, अब आप देखें, इमरान खान ने एक फॉरेन रिलेशंस कमेटी बनाई हुई थी जी, जिसमें आतिफ खान थे, शजात बरकी थे, शहबाज गिल थे और जुल्फी बुखारी थे। जी, ये कमेटी इमरान खान ने 18 मार्च को तोड़ी, तहलील कर दी। ये जो 4 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर सायरा बिलाल और डॉक्टर मुनीर, ये 15 मार्च को पाकिस्तान आए एक दिन के लिए और इनका DGISI के साथ इफ्तार हुआ। ठीक है। और डीजी और फौज ने इन्हें कहा कि हम अमेरिकन जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसके साथ एंगेज होना चाहते हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहते हैं। बकौल इनके इन्होंने खान साहब की रिहाई की शर्त रखी। उन्होंने कहा जी को टेम्परेचर कूल करते हैं, उस पर भी जैसे एक टेबल पर बात होती है जी, उस पर भी बात करते हैं, ये है वो है। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि ये जो 4 डॉक्टर्स हैं, ये ग्लोबल फर्स्ट इनकी एक तंजीम है जो बुनियादी तौर पे लॉबिंग का काम करती है, और ये जो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल और ये जो डेमोक्रेसी एक्ट है। अब मेरी इतलात तो ये है कि उसमें जो डॉक्टर मुनीर साहब हैं टेम्पा के, उन्होंने तो ये तजवीज़ भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पेश की कि आप डॉक्टर्स को ना, कि छोटे छोटे ग्रुप्स को यहाँ पर अस्पताल बनाने के लिए ज़मीनें अलॉट करें फ्री।
और उन्होंने कहा जी मुझे भी एक ज़मीन अलॉट करें, मैं यहाँ अस्पताल बनाता हूँ। हम डायस्पोरा जो डॉक्टर्स हैं, हमें अगर आप 5-5 7-7 को मिलकर एक-एक ज़मीन देंगे मुख्तलिफ शहरों में, तो हम वहाँ अस्पताल के लिए अमेरिका में डोनेशन इकट्ठी करेंगे और अस्पताल बना लेंगे। इस तरह डायस्पोरा पाकिस्तान के साथ एंगेज भी हो जाएगा और आपकी और उनकी एंगेजमेंट भी हो जाएगी। तो आप पहले तो हम सब डॉक्टरों को मुफ्त प्लाट दें। ठीक है ना? तो जो डॉक्टर मुनीर साहब की तजवीज़ थी वो मुफ्त प्लाट लेने की थी कि हम अपना अस्पताल यहाँ पर बनाएंगे। और देखें ना जी, आप समझ लें वो एक पेरिस से हैं जो फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब, जिन्होंने लाहौर में अस्पताल बनाया हुआ है बहुत महंगा सा, जी नेशनल हॉस्पिटल। तो इन्होंने भी कहा कि आप हम सबको जो डायस्पोरा के डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टरों की तंजीम है, हम में से जो डॉक्टर आपके साथ एंगेज होता जाए उसको प्लॉट देते जाएं और हम आप यहाँ पे अस्पताल बनाएंगे। तो टेक्निकली इन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम इमरान खान को छोड़ दें तो हमें प्लॉट दिए जाएँ। ठीक है ना, अस्पताल बनाने के लिए। जैसे कि इमरान खान को शौकत खानम बनाने के लिए मुफ्त प्लाट दिया गया था, जैसे कि सरकार और जगहों पर मुफ्त प्लॉट देती है, वैसे ये डायस्पोरा के ये ख़रीदना नहीं चाहते, प्लॉट देते हैं। लेकिन टेक्निकली है ये कि वहाँ पे अमेरिका में भी वैसे ही लड़ाई पड़ गई है, जैसे बाबर सलीम सवाती और गंडापुर की लड़ाई है। सब वो आतिफ़ खान को भी हटा दिया, आतिफ़ खान ने भी बड़ी वजाहतें दी हैं और मोईद पीरज़ादा कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, शहबाज गिल उधर हो जाता है। और गालिम गलूच का एक ऐसा बाज़ार वहाँ पे गर्म है कि इन बेचारे 4 डॉक्टरों को भी अपनी इज़्ज़त बचानी मुश्किल हो गई है। और इनके ऊपर भी जो पीटीआई का भूत सवार था ना, वो काफ़ी हद तक मेरा ख़्याल है उतर गया और उन्हें समझ आ गई है कि ये क्या जमात है। देखिए ना, जब तक गालियाँ दूसरों को पड़ रही हों तो आप एन्जॉय करते हैं, जब खुद को पड़ रही हों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें मैं आपको एक और बात बताऊँ, एक डॉक्टर तनवीर साहब हैं, जी उन्होंने $10 मिलियन नष्ट को दिए थे और वो आसिम मुनीर साहब जब अमेरिका गए थे तो उनकी आसिम मुनीर साहब से वाशिंगटन में एम्बेसी में मुलाकात भी हुई थी। 1 मिलियन सर 1 हाँ मिलियन दिए, 10 लाख 1 मिलियन डॉलर्स दिए थे और वो डॉलर्स नस्ट के अकाउंट में डिलीवर भी हुए हैं, वो मैच्योर भी हुई है वो फंडिंग। तो उनका तो फौज के साथ पहले से राब्ता था, हालांकि वो भी बहुत पीटीआई के सपोर्टर हैं। तो अब तो 15-16 अप्रैल को एक पाकिस्तानी जो बाहर के डायस्पोरा है, उनका एक बहुत बड़ा कन्वेंशन पाकिस्तान में होने जा रहा है, इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में, जिसमें पूरी दुनिया से डायस्पोरा के लोगों को बुलाया जा रहा है। और वो डायस्पोरा के लोग जो हैं वो 15-16 अप्रैल को पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ पर कन्वेंशन होगा, उसमें शायद आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों खिताब करेंगे। अच्छा हम्म। जबरदस्त। ये नहीं कि जो है वो पूरा काम जो है वो पक्का हम्म। पक्का करेंगे। आप सर बताने लगे थे कुछ के संजीदा मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं, वो बात बीच में रह गई। संजीदा मुज़ाकरात ये डायस्पोरा से हो रहे हैं अच्छा और डायस्पोरा को एंगेज किया जा रहा है, क्योंकि आप मेरी बात समझें, पीटीआई पाकिस्तान तो एस्टेब्लिशमेंट ने जीत ली हुई है, अब पीटीआई ओवरसीज को जीतने का अमल बाकी रह गया है। जो पीटीआई लंदन है वो काफ़ी हद तक एस्टेब्लिशमेंट फतह कर चुकी है। आप देखें वहाँ जुल्फ़ी बुखारी गद्दार हो चुका है, ऑक्सफोर्ड वाला डिबैकल हो चुका है, जो उन्होंने अरकान पार्लियामेंट की ब्रीफिंग रखी थी वो नाकाम हो गई। आसिम मुनीर साहब के पहुँचने पे जो एहतजाज था वो भी नाकाम हो गया, उसमें जुल्फ़ी बुखारी वगैरह और पीटीआई के लीडर ही ना पहुँचे थे। तो पीटीआई लंदन में काफ़ी हद तक तकसीम पैदा हो चुकी है और वहाँ काफ़ी हद तक जो है डिवाइड हो चुका है। और वहाँ अब पीटीआई यूएसए की तकसीम बाकी थी, जिसको अब हम देख रहे हैं। आप देखें ना, वो एस्टेब्लिशमेंट ने उसमें सुरंग लगाई है, उन्होंने लोगों को एंगेज किया है और उन लोगों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और लोगों को एंगेज कर रहे हैं। जितना लोगों को एंगेज कर रहे हैं, दूसरे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उससे जो एंगेज हुए हैं वो एक साइड पे आते जा रहे हैं कि अच्छा आप वो उधर के तो रहे नहीं, तो इधर तो रहेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि पीटीआई से निकल जाएंगे और इधर भी नहीं रहेंगे, वो इधर तो अपने राब्ते बरकरार रखेंगे। तो मेरे ख्याल में संजीदा मुज़ाकरात डायस्पोरा के साथ ही हो रहे हैं। सही हो गया। तो सर अगली खबर की तरफ चलते हैं। आज बहुत बड़ी खबर है सर कि 7.41 रुपीज़ पर यूनिट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स में कट का हाउस होल्ड्स के लिए, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए 7.69 रुपीज़ किया है। तो ये तो एक बहुत बड़ा जो है वो कट है। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? डू यू थिंक कि ये इससे हेल्प होगी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में, कुछ ज़रा थोड़ा सा आवाम के ऊपर इन्फ्लेशन का बोझ कम होगा? देखें, जो तो इंडस्ट्री के लिए है ना, तो इंडस्ट्री का तो पहला रोना ही ये था कि जी हमारी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है कि हम इंटरनेशनली कम्पीट ही नहीं कर पाते।
बिजली के बिल ही इतने ज़्यादा है ना, वो सब यही यही एक मौक़िफ़ था ना। तो ₹7.69 बिजली कम की गई है, तो अब वो कम्पीट कर सकते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ, उनके नीचे आ गई है प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आनी चाहिए। और टेक्निकली मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का मुकाबला पीटीआई से नहीं था पिछले 3-4 सालों में। जब से पीडीएम फर्स्ट की गवर्नमेंट आई और ये वो, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला बिजली के बिलों से था। ठीक। जब घर में बिजली का बिल आता था, लोग मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो जाते थे। उनका मेजर ऑपोजिशन लीडर घर में आने वाला बिजली का बिल था। मैं नहीं समझता उन्हें इमरान खान से कोई थ्रेट था, उन्हें महंगाई से थ्रेट था। इस महीने इन्फ्लेशन जो है वो बहुत नीचे है, लेकिन बिजली के बिल और गैस के बिल उनका बहुत बड़ा मद्दे मुकाबल थी, उनके हरीफ थी, उनकी ऑपोजिशन थी। तो ये 7.41 से जो है, ये गर्मियों में लोगों को बिजली के बिलों में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। 30-40%, 30% के करीब रिलीफ मिलेगा, 20-30% के करीब। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये एक मुस्तकिल अमल है। अभी तो पाकिस्तानी आईपीपीज़ के साथ आपने मुआहदे ख़त्म किए हैं और रीशेड्यूल किए हैं। अभी चाइनीज़ आईपीपीज़ के साथ नहीं हुए हैं। चाइनीज़ का मौक़िफ़ था कि आप पहले पाकिस्तानी आईपीपीज़ के साथ करें, जब पाकिस्तानी आईपीपीज़ आपके साथ कर लेंगे रीशेड्यूल, तो फिर हम आपके साथ करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी आईपीपीज़ आपसे कैपेसिटी पेमेंट लेते रहें और आप हमारी बंद कर दें। तो अब जब पाकिस्तान ने एक साइकिल पाकिस्तानी आईपीपीज़ के साथ मुकम्मल कर लिया है और उसका रिलीफ पब्लिक को पास ऑन भी कर दिया है, तो अब अगला साल चाइनीज़ आईपीपीज़ के साथ रीशेड्यूल का है, कैपेसिटी पेमेंट्स का है। अगर हम वो ब्रिज भी क्रॉस कर जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगले 6 महीने या 1 साल में ₹7 बिजली और सस्ती होगी। और 2027 में दयामीर और भाषा डैम से जब बिजली आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर बिजली मज़ीद सस्ती की जाएगी। तो ये कोई वन टाइम नहीं है कि आप कहेंगे जी अब सस्ती होगी, ये तो दोबारा नहीं होगी। ये हर साल सस्ती होती जाएगी और 3 साल में बिजली बतदरीज काफ़ी सस्ती कर दी जाएगी। मेरे ख़्याल में एक पॉजिटिव बात है। मैं तो पहले दिन से इस बात का कायल हूँ कि हमें हुकूमतों की कारकर्दगी बयानियों के तनाजुर में नहीं देखनी चाहिए। ये बयानिए जो हैं, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाए जाते हैं। जब किसी हुकूमत के पास कोई कारकर्दगी नहीं होती, तो वो बयानियाँ बनाने चल पड़ती है। जबकि जैसे कि इमरान खान की हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, हकीकी आज़ादी का बयानिया, और आज उसी अमेरिका के सर पे बैठ के आना चाहते हैं। आप मेरी बात समझें, हम कोई ग़ुलाम है का बयानिया, आज उसी अमेरिका की ग़ुलामी करना चाहते हैं। ये बयानिए हुकूमत को अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं। जो चीज़ सॉलिड है वो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है। अगर तो पीएमएलएन महंगाई कंट्रोल करती है, परफॉर्म करती है, पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करती है, तो अपनी परफॉर्मेंस पे लोगों को उसे वोट डालना चाहिए, किसी बयानिए के तनाजुर में नहीं डालना चाहिए। ठीक। अच्छा सर, फाइनली इसी से जुड़ी हुई एक चीज़ और भी है, वो ये है कि 29% टैरिफ जो है वो इम्पोज़ किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से या अमेरिकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान का जो है, एक ज़ाहिर है एक वाहिद मुल्क है या सबसे बड़ा जो ट्रेड सरप्लस है पाकिस्तान का, वो अमेरिका के साथ है, जहाँ पर हम $2.1 बिलियन की इम्पोर्ट करते हैं, $5.1 बिलियन की हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो टैरिफ में लोअर किया है आज टैरिफ को प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इसकी वजह से क्या इनको हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे जो प्रोड्यूस करने वाली जो इंडस्ट्रियल जो हमारी है कम्युनिटी है, उसको एक एडवांटेज जो है वो उसको थोड़ा-सा नुकसान अगर हो रहा था, तो वो ऑफसेट करने के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगी ये चीज़? अब बिजली सस्ती होने से उनको वो 20% का गैप तो कवर होगा ना। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि इसमें अच्छी बात ये है कि सिर्फ हम पे नहीं लगा। मतलब हमारे टेक्सटाइल में कंपटीशन बांग्लादेश से है, वियतनाम से है और जिन मुल्कों से है, उनको हमसे ज़्यादा लग गया है। इंडिया से है, इंडिया को भी लग गया है। तो इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने टैरिफ तो यकसान लगाए हैं, तमाम उन ममालिक पे लगाए हैं जिनसे उनका ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि कोई पाकिस्तान को आउट ऑफ द वे विक्टिमाइज़ किया गया है। हालाँकि मेरे तहरीक इंसाफ के दोस्त सुबह से ट्विटर पे पाकिस्तान के 29% टैरिफ पे जश्न ही मना रहे हैं और उनको लगता है जैसे उन्होंने बड़ी फतह हासिल कर ली है पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगवा के। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी चाहिए और हमें अपने बिजनेसमैन को इस काबिल करना चाहिए कि वो इस टैरिफ वॉर में से अपना रास्ता निकाल सके। पाकिस्तान को कोई रेसिप्रोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कोई रद्द-ए-अमल देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये वक्त नहीं है, ये बड़े मुल्क आपस में ज़रूर रद्द-ए-अमल दे देंगे और जब सबका रिवर्स होने लगेगा तो हमारा भी हो जाएगा। लेकिन टेक्निकली मैं अभी नहीं समझता कि पाकिस्तान को कोई रेसिप्रोकेट
नेगोशिएट करना चाहिए। हाँ, अगर हमने कोई अमेरिका पर टैरिफ्स लगाए हुए हैं उनकी किसी प्रोडक्ट्स पर, जिनके बारे में आज प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि हम पर 58% है, जी। तो हमें अमेरिकन्स के साथ बैठकर वो टैरिफ्स लोअर करने चाहिए और उनके लिए ईज़ी मार्केट पाकिस्तान को देना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान को ईज़ी मार्केट दें। ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये ट्रेड की बात है, फाइनेंसेस की बात है और हमारी जो ट्रेड की कॉमर्स की टीम है उसको अमेरिकन कॉमर्स और ट्रेड की टीम के साथ बैठकर चीज़ों को सुलझाना चाहिए, उलझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत-बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। नाज़रीन आपने देखा मुज़म्मिल साहब ने 3 मौज़ूआत के ऊपर आपसे गुफ्तगू की और मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ आपको जो है वो समझने में मदद मिलेगी, पाकिस्तानी सियासत को भी और मईशत के हवाले से भी। फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।